Hello students, how are you? Hope you all are good. I am again here to start a new amazing session of metal and not metal. I hope last lecture you have enjoyed and cleared your concepts regarding the board examination and how to deal with questions in your board examination. ये चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, चलिए। ओके, दैट्स फाइन। कल जो हमने पढ़ा था पहला, लास्ट में हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर ली थी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ अगर रिएक्शन होती है मेटल की तब क्या होगा। देखते हैं कि हमारे पास में जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या हमें करना होगा। सम मेटल्स लाइक क्या होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। अगर आपको पता हो तो ये सारी क्या होती है, एक्टिव मेटल्स होती है। वो कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करती है, विगोरियसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में कोल्ड वाटर है, क्या है, कोल्ड वाटर है, और उसमें आपने सोडियम पोटेशियम कैल्शियम डाल दिया तो विगोरियसली मतलब क्या हुआ, फटाफट, कोई टाइम नहीं लगने वाला, वो क्या करेंगे, अपने आप को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को वहां से लिबरेट कर देंगे। लिबरेट का मतलब निकाल देंगे। ठीक है। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम जिंक एल्यूमिनियम जो है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, किसके लिए, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए। और जो आपके पास में हाइड्रोजन गैस को निकालती है। लेकिन कुछ मेटल जैसे Fe जैसी मेटल जो होती है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। कहने का मतलब है कि पहले आपके पास में कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर, उसके बाद में स्टीम, स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। कौन, Fe। किस में कन्वर्ट होती है वो, Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर बात करें कि कुछ मेटल्स ऐसी है जो कि क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है या बहुत कम रिएक्टिव होती है। अगर आप देखोगे ये वाली मेटल्स, ये देखो, ये जो मेटल है कॉपर, Hg, मरकरी, ये वाली जो मेटल्स उसने दिखा रखी है हमें, और थोड़े बहुत जो आपके पास में H2 के आसपास में है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये क्या होती है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होती है। बात आ गई समझ में। ये क्या दिखा है, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। लेट अस, अब उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है, मैं बताता हूँ वो एक्सपेरिमेंट क्या करना है। कि आपके पास में गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर आपने क्या किया, सोडियम मेटल डाल दी। सोडियम मेटल जैसे डालोगे तो आप देखोगे कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का। आप थोड़ा सा HCl डाल देना, आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाए। समझ में आई बात। NaOH क्या है, एल्कली है। क्या है बच्चा, एल्कली है। उसके साथ में सोडियम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, एल्कली है, और उसके साथ में अपने HCl का रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, चलिए चलो बढ़िया है। अब आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, यानी एसिड के साथ में इनकी क्या रिएक्शन होती है। कोई कहानी है, मेरी जुबानी है क्या, कि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड आपकी मेटल्स हैं, क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जो प्लेस्ड मेटल हैं वो सारी की सारी क्या करती है, आपके एसिड से H2 गैस को रिमूव करती है, H2 गैस को लिबरेट करवाती है। बस वही चीज बताइए, नीचे वाले रिएक्ट नहीं करती। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। द मेटल रिप्लेसेज हाइड्रोजन, द मेटल रिप्लेसेज हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, यानी एसिड का जो हाइड्रोजन है वो मेटल रिप्लेस कर जाती है और क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है। अब ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, आपने जैसे ये लिया, क्या, सोडियम लिया प्लस HCl के साथ में। HCl कैसा है आपके पास में, डाइल्यूट है। डाइल्यूट है
तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये क्या बनेगा NaCl और ये H2 गैस। क्या ये बात समझ में आई आपके? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इस तरह से हम इसको परफॉर्म करवाते हैं। अब बात आती है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है वो हमें समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिक्सचर होता है बच्चा किसका, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का। किस रेशो में, 3:1। अगर मैं 3 मोल HCl लूंगा तो 1 मोल HNO3 लेना पड़ेगा। अगर 3 मोल HCl कंसंट्रेटेड, देखो दोनों कंसंट्रेटेड होने जरूरी है, HCl के 3 मोल हो, 1 मोल HNO3 हो, इनका आप मिक्सचर बनाओगे, क्या बनेगा एक्वारेजिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर सकती है, इट कैन डिसॉल्व। एक्वारेजिया क्या काम आती है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो कि बहुत ही प्रीसियस मेटल्स हैं हमारे पास में। एक्वारेजिया जो है वो अपनी प्रीसियस मेटल्स गोल्ड और प्लेटिनम जो है उसको क्या कर सकती है, डिसॉल्व करा सकती है। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपके पास में कोई भी एसिड है, अगर वो HCl है चाहे H2SO4 है, कुछ भी है, अगर वो आपके पास में है और उसमें डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कोई भी ले लेना और फिर आप उसको रिएक्ट कराते हो गोल्ड या प्लेटिनम के साथ में, तो वो उससे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करती है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, दोनों ही 3:1 में होना चाहिए इनका मिक्सचर। जब इनका मिक्सचर जो है 3:1 में होता है तो एक्वारेजिया बनता है। वो क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करवा लेता है। दे डू नॉट रिएक्ट इवन with HNO3 or they dissolve in aquaregia. Aquaregia is a strong oxidizing agent. My dear students, see here, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड की वजह से, और क्या करता है, क्लोरीन भी प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक्वारेजिया क्या करता है, आपका कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3 मिलके नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl बनाते हैं और क्लोरीन का भी फॉर्मेशन करते हैं। दो एसिड का रिएक्शन से देख लो क्या क्या हो रहा है। एक्वारेजिया जो है वो लैटिन वर्ड है रॉयल वाटर के लिए, इज ए हाईली कोरोजिव। ये क्या होता है, हाईली कोरोजिव होता है एंड फ्यूमिंग लिक्विड, यानी ये ऐसा लिक्विड होता है जिसकी फ्यूम्स बनती है, धुएं के जो गुच्छे होते हैं ना उसको फ्यूम्स बोलते हैं। देयरफॉर इट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द आईज एंड स्किन। एक्वारेजिया अगर हमारी स्किन पे लग जाए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपनी जो स्किन है वो भी जल सकती है, आंखों पड़ गया तो आंख के अंधे तो हो ही जाएंगे। फ्यूम्स भी इसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, खतरनाक होती है। अब क्या आता है, रीजन फॉर द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, इनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, इसको हम अभी समझते हैं। यानी एक्वारेजिया आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम को कौन डिसॉल्व करता है, तो आप कहेंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का जो मिक्सचर है या एक्वारेजिया बनता कैसे है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3 का 3:1 में, यानी HCl के 3 मोल लोगे और HNO3 का 1 होगा, दोनों ही कंसंट्रेटेड होने चाहिए। ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, जब आप एक्वारेजिया बना रहे होते हैं तो इसमें क्या क्या बनता है, आप इसमें कहेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला था NaCl, और क्या होता है, क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। यस सर, ये होता है। और बताइए, इसकी फ्यूम्स होती है वो खतरनाक होती है, लिक्विड फ्यूम्स बनाता है ये। और उसके अलावा देखिए ये हाईली कोरोजिव भी होता है, मतलब ये कोरोजन भी ला सकता है। कोरोजन कब लाएगा, जब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ये खुद एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेल प्लेड, इस तरह से खेला जाता है क्वेश्चन के साथ में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते। रीजन फॉर द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, मेटल्स की रिएक्टिविटी में जो है डिफरेंस जो है उसका रीजन क्या है। We observed with the help of experiment that some metals are less reactive, whereas the other metals are more reactive. बहुत तो बहुत ज़्यादा reactive है, एक बहुत कम है। Let us find the reason why we are some metals are more reactive and less reactive. Less reactive, more reactive क्यों है, इसका देखो। Metals are those elements which can lose the electron easily.
देखो मेटल जो होती है ना वो क्या होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज इजीली कर देती है, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विल डिपेंड अपॉन द हाउ इजीली मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात है, जो आपके पास मेटल है वो अपना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। अब ये डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी पे कि कौन सी मेटल कितना इजी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करती है मेटल? इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए करती है ताकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और आप जानते हो कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तो होगा क्या, कुछ सोच के देखो। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट का मतलब है बाह्य कोश के अंदर, अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बच्चा होना जाना कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पता कि समझ, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। चलो ज़्यादा, metals have 1 to 3 electrons whereas non metals have 4 to 8 electrons। बस ये चीज बताई गई है। हाइड्रोजन हीलियम हैव 1 and 2 electrons respectively but still they are non metals because they cannot lose electron easily। boron has वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट इज नॉन मेटल। बात सीधी सी है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही मेटल होगा। बोरॉन के पास भी होता है लेकिन बोरॉन लूज नहीं करता है, तो बोरॉन लूज नहीं करता तो वो नॉन मेटल में, बस उसकी उस पर ही डिपेंड करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मीनिंग है, तो रिएक्टिविटी सीरीज का मीनिंग बेटा ये है कि जो आपके पास में मेटल्स दी गई है वो कितना इजीली आपका इलेक्ट्रॉन लूज करिए वो उसको शो कर रहा है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतनी अच्छी मेटल होगी, वो उतनी अच्छी मेटल होगी। और जो जितना देरी से करेगा या टफ टाइम से करेगा तो वो उतना अच्छा मेटल नहीं होगा, और जो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करती है, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स ऑल। अब देखिए हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। हम इसको देखते हैं, इसमें क्लासिफाई करते हैं कि किस तरह से इसके होंगे, मतलब कौन सा इसमें मेटल होगा और कौन सा इसमें नॉन मेटल होगा, ठीक है। ये जो है ना KLMN, ये क्या होते हैं, इसके शेल होते हैं। क्या होते हैं, शेल होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ये क्या होगी, नॉन मेटल। हाइड्रोजन का तो हमें पता है। हीलियम में 2 है, ये भी क्या है, नॉन मेटल, देख सकते हो। एक बार इसको मैं आगे से हट रहा हूँ आपके, आप एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस पूरी टेबल को आप अपनी जो है कॉपी में नोट डाउन कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आप एक बार कीजिए इसको। ठीक है, चलिए ये देखो आप, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो 1 2, और यहाँ पे देखो नियॉन, इसमें क्या है 2 और 8। इसका जो आउटर मोस्ट है उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये तो स्टेबिलिटी में है, ये क्या हो गया, नोबल गैस, या फिर कह देंगे नॉन मेटल। अब आते हैं ये बोरॉन। बोरॉन में देखो 2 और 3, क्या है, 2 और 3 है। इसके पास भी तो 8 इलेक्ट्रॉन की कोई संख्या नहीं बन रही है, कोई अगर इसमें नहीं बन रही है तो ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट में, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। यानी मेटल होने के लिए सबसे पहले आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो फालतू होंगे उससे हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसके, किसकी, कार्बन की। कार्बन के कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। देखो 2 और 4 कितने हो गए,
6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, आउटर मोस्ट में कितने हैं 4, ये क्या हो गया नॉन मेटल। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में क्या होगा बच्चा 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, आउटर मोस्ट में कितने हैं जो बाहर लिखे हैं वही 5, ये क्या हो गया नॉन मेटल। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 6, यानी आउटर मोस्ट में कितने हैं 6, ये क्या हो गया नॉन मेटल। क्लोरीन के कितने हैं टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, 2 और 7, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, ये भी क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। तो ये सारी की सारी मेरे पास में क्या है, ये सारी की सारी बेटा क्या है नॉन मेटल है। क्या है बच्चा नॉन मेटल है। और अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो देखो इसमें कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो 281। अब देखो इसमें कितने हैं टोटल 11 है, आउटर मोस्ट में कितना है बेटा 8 के बाद में जो आ रहा है वो है 1, ये लूज कर सकता है, जैसे ही लूज करेगा क्या बच जाएगा इसके पास 28, तो ये क्या है मेटल, क्या है मेटल। मैग्नीशियम में भी क्या है 282, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बनेगा मेटल। एल्यूमिनियम के पास 3 है, ये भी मेटल। अब देखो ऐसे पोटेशियम कैल्शियम, तो इसके पास भी क्या है, यानी 8 से अगर फालतू है उसके पास में एक्स्ट्रा है तो वो मेटल होगी। ये लो मेटल। आगे बात समझ में, यानी ये मेटल क्यों नहीं थी, इनमें भी 3 था, जैसे मान लो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। यानी कोई भी मेटल होने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना उसमें 8 आना जरूरी है। अगर उसके आउटर मोस्ट में 8 है और उसके एक्स्ट्रा अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तब हो जाएगा। अब जैसे इसके आउटर मोस्ट में कितने थे 8 थे, ये देखो ये वाला 8, लेकिन ये मेटल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। अब इससे जो एक्स्ट्रा आएंगे ना वो लूज कर देंगे, वो लूज करेंगे तो उसकी वजह से वो मेटल हो जाएंगे, ये देख लो। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, आप ये सोचो, आप ये खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अपना जो पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब क्या हुआ कि इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है, पहले तो न्यूट्रल था ना, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन पावर ज्यादा बढ़ेगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पता नहीं समझ में, तो जो देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मैग्नीशियम से निकलेगा, एल्यूमिनियम से तीसरा भी निकलेगा स्टेबिलिटी को देखते हुए, बट वो इतना इजी नहीं निकलेगा जितना हम सोच रहे हैं। ये कोई किसी की जेब से पैसा थोड़ी ना निकालना है, या कोई रोटी थोड़ी ना लानी है उठा के कि भाई रसोई में गए किचन से और जाके एक चपाती उठा के ले आए, इतना इजी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरी टफ। दैट्स वाई रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। आप देखना ऊपर ऊपर आपको मिलेंगे सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों क्या हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उसके बाद ये मेटल बन चुकी है। लेकिन उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पोटेशियम 2 देगा, एल्यूमिनियम 3 देगा, तो 3 वाले को जगह नीचे मिलती है। इस तरह से ये है रिएक्टिविटी, तो जो जितना इजी देगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा और उसकी उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी। क्या ये आप मेरी बात को समझ पाए हो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि रीजंस फॉर मेटल लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो उसका रीजन क्या है, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि ये क्या करते हैं अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की कहानी को बयान करते हैं। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन की कहानी को बयान करते हैं वहां क्या आता है मेटल्स आ जाते, ठीक है। चलिए आगे, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट you have observed that the noble gases have 8 electrons in their outermost shell। outermost shell में उनके कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। they are quite stable except helium, helium which है, क्योंकि हीलियम में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो स्टेबल है, बट उसका outermost फिल हो जाता है। which has 2 valence electron it is quite stable, it is also quite stable। यानी हीलियम के अलावा अगर जितने भी है ना वो लास्ट वाले वो सारे के सारे क्या हैं स्टेबल हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उनका, ठीक है। चलिए, इट मींस ऑल मेटल्स विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उनके जो पॉसिबल जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा नियरेस्ट उसको एक्वायर करने की कोशिश करती है।
अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। जैसे मैं बात करूं लिथियम, लिथियम में कितना है 2 1, तो अगर इसका स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए लिथियम को, लिथियम को स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको क्या करना होगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये आउटर मोस्ट वाला, तो इसके पास क्या बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है हीलियम, हीलियम भी स्टेबल है तो ये भी उसकी स्टेबिलिटी उसके कंपेयर में उसके जैसा ही बन जाएगा एटम, बस इसलिए क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। सोडियम की बात करें तो ये देखो 2 8, ये किसकी तरह हो जाता है नियोन की तरह, क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। पोटेशियम भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्योंकि ये आर्गन की तरह हो जाएगा। देखो 2 8 8, ये क्या होता है आर्गन, आर्गन क्या है आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये रहा बाहर 1, ये जो 1 है ना ये निकालेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि पीछे वाला जो है आपके पास में बचा हुआ ये क्या है आर्गन का है। वैसे मैं बात करूं रुबीडियम का तो ये भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा 2, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में कितने हैं 2। इस तरह से आप देखते जाओ। कैल्शियम भी क्या करेगा 2, एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्यों, क्योंकि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बेटा ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। और नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है these are highly stable, these are highly stable in nature, का जो नेचर होता है वो हाईली स्टेबल होता है और हर कोई बंदा स्टेबल होना चाहता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो अच्छी ऑप्शन चुनने को रहेगा। अच्छे ऑप्शन चुनने को मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल आइदर आप अदर भी सेक्टर चूज करते हैं लोग, उसके बाद उसका कंपटीशन देके मतलब क्या है कि आराम से सुकून की ज़िंदगी में बैठता है और आराम से इंसान क्या करता है स्टेबल हो जाता है कि नाउ आई एम स्टेबल। मतलब क्या हुआ इसका भाई अब चिंता फिक्र नहीं है, वही चीज़ है हर बंदा उसके लिए करता है। और ये तो नेचर का ही नियम है कि हर कोई अपनी स्टेबिलिटी की ओर दौड़ता है। भी आप भी स्टेबल होना चाहते हो ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सको आगे जाके, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बस हर किसी की टेंडेंसी अलग है, स्टेबल होने के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे काम होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ आपका रीजन की मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करती है। ओके चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब आता है कि ऑक्टेट का दिया गया है ए स्टेबल ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये होता है। ठीक है, अब बात आती है आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलके बना होता है। मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होता है, बताएंगे अभी आपको कैसे ये होता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि मेटल जो होती है वो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपना क्या करना चाहती है, आउटरमोस्ट का 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आने चाहिए, उससे क्या कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक बात बताओ, आपको एक तो 10 रुपए चाहिए, मान लो 100 रुपए हैं आपको, आपके पास 90 रुपए हैं, आपके पास 90 रुपए हैं, आपको 100 करना है उसको, सामने वाला है उसके पास 10 रुपए हैं, आप दो कैंडिडेट हो, एक के पास 90 रुपए एक के पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए ही दोनों को करने हैं। तो एक बताओ आपके लिए 90 रुपए देना इजी है कि उससे 10 रुपए लेना इजी है। ऑब्वियसली आप 90 की बजाय उससे 10 रुपए लेना पसंद करोगे, और वो भी क्या कहेगा 90 तू दे दे, लेकिन आप कहेंगे 90 मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन 10 ही है, तो वो क्या सोचेगा चाहे तो मेरे को कोई 100 रुपए दे दे या 90 रुपए दे दे, बात तो बराबर ही है, तो वो क्या कहेगा अपना एक नोट दे सकता है। इसको इस कंसेप्ट से समझिए। तो वही यहाँ होता है कि ये अपने जो है मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन
मिल जाए, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्यों? ताकि यहाँ पे भी क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे Na है, ये क्या कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Cl ले रहा है। और Cl क्या कर रहा है, Cl क्या है, ये क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके आउटर मोस्ट में देखो कितने हो गए, 2 8 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये क्या है, आउटर मोस्ट जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो गया, वो हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे बच्चा, NaCl। तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। वैसे ही MgCl, Mg ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये क्या करेगा, 2 Cl के एक एक दे देगा, दोनों Cl को एक एक दे देगा, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, MgCl2। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वहां पे क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब मेटल नॉन मेटल की वजह से क्या हो रहा होता है, इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है। जो मेटल होती है बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जो गेन करती है, यानी सीधी सी बात कहूं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो क्या होगा, मेटल, और जिसपे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा, नॉन मेटल। बोलो बच्चा, आई बात समझ में कि नहीं आई, आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है ना। यही चीज है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ये क्या करेगा, ये 3 देखो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, 3F को, यानी फ्लोरीन को एक ही जरूरत है। फ्लोरीन का कितना होता है, 2 7 ही तो होता है, 2 ऐड करने के लिए एक चाहिए, तो 3 फ्लोरीन को 3 चाहिए, बस ये हो गया, कितना हो गया, AlF3, AlF3। इसी तरह से ये देखा है, NaF, NaO2 होगा ये, Na2O। ये क्या कर रहा है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, तो 2 सोडियम मिलके कितने दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन जैसे लेगा तो O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Na2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात आ गई समझ में। यानी आयनिक बॉन्ड जो है, दोनों के ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज आ चुके हैं, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और ये अल्टीमेटली बात ये कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है मेटल और नॉन मेटल की वजह से होता है। दैट्स ऑल, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, हमें वो बात करनी है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। देख लो ये NaCl, KCl, CuSO4, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। आयनिक कंपाउंड और समवाट हार्ड एंड ब्रिटल। अब देखो सॉलिड है तो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी होगी, या हार्ड और क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मतलब क्या होता है, इनका नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो ये हार्ड तो होंगे। ब्रिटल का मतलब क्या है, ये लचीले नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इनको, इनके ऊपर अगर प्रेशर दोगे तो ये टूट सकते हैं, लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आयनिक कंपाउंड्स आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, सॉलिड है बस। आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इट इज बिकॉज ऑफ, यही चीज इसने बताई है, therefore the high energy required to break the metallic bond between the ions. Ionic or electrovalent compounds are soluble in water because they forms ions in aqueous solution। यानी ये aqueous solution में क्या करते हैं, ions का formation करते हैं। जैसे ये वाटर में डालेंगे तो ये डिसोशिएट होंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक। यानी अगर पोलर होगा तो पोलर को ही क्या करेगा बच्चा, पोलर होगा तो पोलर को ही डिसॉल्व करेगा। अब पोलर कौन से होंगे, पोलर वो होंगे बेटा, पोलर वो होंगे जो आपके पास में क्या होगा बच्चा, एक मिनट, हाँ पोलर
NaCl है तो ये पोलर है, तो सर Cl नेगेटिव, तो क्या होता है ऑर्गेनिक चार्ज नहीं होता। आयनिक कंपाउंड क्या चाहिए, आयंस चाहिए। हाँ, ये आपके पास और द आयनिक। चलिए अब आती है कि आप किस आपका जो आयोडीन क्या होता है, एक्सेप्शन है। बात है है एंड ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट नॉन मेटल ये सॉलिड होती है, क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मरकरी क्या है, होती है यहाँ पे क्या ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, मेटल्स आर मेल्टेबल हाई डेंसिटी डेंसिटी वो वाटर से कम होती है, नॉट मेल्टेबल वो भी लो लाइट को सल्फर जो होता है मेटल साउंड को आप इसको आवाज आती है, ठीक है बेटा, क्या आती है, आवाज आती है, और नॉन मेटल में इसको मैट्रिक नहीं होता है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अगर इनकी देखो ये तो हमने किया है ए, अब आती है बी पॉइंट। अगर हम इसको इसकी बात करें किस पे अलग तरीके से अगर इसको करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं डिस्टिंक्ट, कि जो आपकी मेटल्स है वो पॉजिटिव एलिमेंट्स बनाती है और ये क्या करती है नेगेटिव बनाती है। ये चीजें मैं भी बता चुका हूं आपको। ऑक्साइड्स और मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ये कल ही हमने बात की थी कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये चीज आपने पढ़ रखी है।
मेटल्स जो होता है, मेटल डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पे मेटल को जब आप क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो, किसमें किसमें डिसॉल्व कर रहे हो बच्चा, डाइल्यूट एसिड में, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। और जो नॉन मेटल होती है वो जनरली डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है बेटा, चलिए, मेटल्स इन जनरल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, मेटल्स जो होती है हाइड्रोजन के साथ में जल्दी से कंबाइन नहीं होती है, लेकिन जो कुछ मेटल है, कौन सी वाली, जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो क्या बनाती है, नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड बनाती है। जबकि आपके पास में ये क्या होती है, नॉन मेटल जो होती है वो स्टेबल कंपाउंड बनाती है हाइड्रोजन के साथ में, जैसे NH3 वगैरह हो गया। मेटलिक क्लोराइड आर जनरली डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर एंड ओनली पार्शली हाइड्रोलाइज्ड, जैसे ये होते हैं ना, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है इनका, यानी सॉरी, मेटलिक क्लोराइड्स आर जनरली नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर और आर ओनली पार्शली हाइड्रोलाइज्ड। ये देख सकते हो आप, NaCl जो है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है ना, नो हाइड्रोलाइसिस। लेकिन AlCl3 है वो क्या होगा, पार्शली आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लोराइड ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजुअली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर, जैसे इसकी हाइड्रोलाइज्ड मैं बात करूंगा तो ये H+ इसके साथ जुड़ गया और ये OH इधर, ये देखो ये, ठीक है, ये आपके पास में है इनकी प्रॉपर्टीज। और ये सारी प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल की मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है बेटा, इन सब से मिलके जो है आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं आपकी CBSE बोर्ड में। इस बार CBSE के बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न है वो आपको पता चल चुका है। और दूसरी बात ये कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शायद सम्मिलित किए गए, ऐसा पता चला था, बट कोई बात नहीं। अब आपका जो काम रह जाता है वो ये रह जाता है कि आपके पास में CBSE का रिवाइज सिलेबस है। मैंने आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे क्या किया है, सामने क्लियर किया है। अब आप इसको देखेंगे और देखने के बाद में अपनी NCERT बुक को अच्छे से करेंगे, NCERT बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। तो बस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मेटल नॉन मेटल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।